हेलो फ्रेंड्स। आज है हमारी संकल्प सीरीज का एग्रीकल्चर एमसीक्यू का सेकेंड डे। इसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और उनके डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, येलो कलर ऑफ कैरोट इज ड्यू टू। जो गाजर का पीला रंग है वो किस वजह से होता है? कैरोटीन, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन या फिर जेंथोफिल। अब हम देखते हैं कि जो कैरोटीन, गाजर में बहुत सारे कलर होते हैं, नारंगी कलर की, पर्पल, ब्लैक, येलो, रेड कलर की होती है। जो कैरोटीन है उसके वजह से गाजर में होता है नारंगी, जो ऑरेंज कलर है वो कैरोटीन की वजह से होता है। लाइकोपीन की वजह से होता है रेड कलर, और जो हमारा एंथोसाइनिन है उसकी वजह से पर्पल कलर या फिर ब्लैक कलर जो होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। और हमारी गाजर का जो येलो कलर है वो होता है जेंथोफिल की वजह से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेंथोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू सीड ऑफ शुगर केन इज नोन एज। गन्ने के वास्तविक बीज को कहा जाता है। जो हमारा शुगर केन है उसका जो ट्रू सीड है उसे किस नाम से जाना जाता है? एकिन्स, एरो, एकिनोबेरी या फिर फज। तो हम देखते हैं जो एसेंस है वो क्या होता है? रोज का जो सीड होता है उसको अपन, जो गुलाब है उसके सीड को अपन बोलते हैं एसेंस। एरो क्या है? तो एरो गन्ने का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, गन्ने का जो पुष्प क्रम होता है वो क्या होता है? एरो। और एकिनोबेरी क्या है? फ्रूट टाइप, और फ्रूट टाइप होता है स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी के फ्रूट को अपन बोलते हैं एकिनोबेरी। और फज क्या है? फज है ट्रू सीड ऑफ शुगर केन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, फज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। जो सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम है वो कौन से वर्ष में स्टार्ट हुई थी? 2015, 2004, 1998, 2016। तो हमारी जो सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम है वो स्टार्ट हुई थी 2015 को। डेट क्या थी? तो डेट थी 19 फरवरी 2015। सबसे पहले ये लॉन्च कहाँ पर हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी सूरतगढ़, राजस्थान में। इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसमें हम देखते हैं कि सोयल हेल्थ कार्ड के बारे में अपन और जानकारी जैसे देखते हैं कि इसमें इसके जो लैंग्वेज है वो कितनी लैंग्वेज ली गई है, कार्ड कितनी लैंग्वेज में प्रिपेयर होता है, उसका जो पोर्टल पे कितनी लैंग्वेज है, इसका जो ऐप है उसमें कितनी लैंग्वेज है। तो इसका जो कार्ड प्रिपेयर हुआ है वो 14 लोकल लैंग्वेज में हुआ है, और इसके जो मोबाइल ऐप है उसमें 10 लैंग्वेज है, और जो इसका पोर्टल है सोयल हेल्थ कार्ड का उसमें 23 लैंग्वेज है। और हम देखते हैं इसमें सोयल हेल्थ कार्ड में हम पैरामीटर की बात करते हैं कि इसमें टोटल कितने पैरामीटर रखे गए। तो इसमें जो टोटल पैरामीटर है वो 12 पैरामीटर है। 12 पैरामीटर हम देखें तो इसमें 4 कैटेगरी रखी गई है। वो कौन कौन सी है? तो इसमें 4 कैटेगरी है, वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी, माइक्रो न्यूट्रिएंट और फिजिकल। इसमें हम देखते हैं प्राइमरी में कौन कौन से रखे गए। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट इसमें रखे गए हैं। सेकेंडरी में रखे गए हैं, इसमें सल्फर को रखा गया है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट है हमारे आयरन, जिंक, बोरान, कॉपर और मैग्नीज। वही हम देखें कि फिजिकल में कौन कौन से रखे गए। तो फिजिकल में है हमारे पीएच, ईसी और ओसी, इन सभी को रखा गया है। 12 टोटल पैरामीटर है। अब हम बात करें कि जो सोयल हेल्थ कार्ड है हमारा, उसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम थी स्वस्थ धरा खेत हरा, हेल्थी अर्थ ग्रीन फार्म। सोयल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था। वो कब लॉन्च हुआ था? जो सोयल हेल्थ कार्ड का मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था वो लॉन्च हुआ था 5 दिसंबर 2017 को। कब हुआ था? 5 दिसंबर 2017 को। और ये लॉन्च हुआ था हरियाणा में। वैलिड कितने दिन तक रहता है? तो ये वैलिड रहता है 2 ईयर तक। और जो सोयल का सैंपल लिया जाता है वो वर्ष में 2 बार लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम सोयल हेल्थ कार्ड जो जारी हुए थे वो कहाँ पर हुए। सबसे ज्यादा सोयल हेल्थ कार्ड जारी हुए हैं वो हुए हैं यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद एमपी। ये तीनों स्टेट में है। इसके हम देखते हैं कि जो अपना नेक्स्ट ऑप्शन दे रखे हैं 2004। 2004 में कौन सी योजना आई थी? तो 2004 में अपना केसीसी आया था, किसान कॉल सेंटर। 1998 में अपना आया था किसान क्रेडिट कार्ड। और 2016 में अपनी बहुत सारी योजनाएं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई नाम वगैरह, ये सभी योजना कब आई? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following represent dark and light colors in the Munsell colored chart? मुंसेल कलर चार्ट में निम्न में से कौन से गहरे व हल्के रंग को दर्शाता है? ह्यू, वैल्यू, क्रोमा, नन ऑफ दीज। तो हम बात करें, जो यू है वो क्या करता है? कलर को दर्शाता है। जो अपना वैल्यू है वो ब्राइटनेस, जो चमक होती है, उसको दर्शाता है। और जो क्रोमा है वो
प्यूरिटी को दर्शाता है। तो हम देखते हैं इसमें कि जो कलर जो गहरा रंग है उसको, गहरा हल्के रंग को कौन दर्शाएगा, जो ब्राइटेस्ट चमक को दर्शा रहा है वो इसमें दर्शाएगा। तो जो हमारा वैल्यू है वो इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिंग परसेंट ऑफ चिकपी इज, चना में सेलिंग प्रतिशत होता है। तो हमारा जो चना है इसमें सेलिंग प्रतिशत कितना होता है, 33%, 49%, 65% या फिर 79%। तो चना का जो सेलिंग परसेंट है वो रहता है अपना ऑप्शन बी 49%। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 49% रहेगा चने का सेलिंग परसेंट। इसके अलावा हम देखते हो कि जो मिलिंग परसेंट रहता है राइस में कितना रहता है 60%, हलिंग इन राइस रहेगा 66%, सेलिंग इन व्हीट रहता है 60%, मिलिंग ऑफ व्हीट है 70 से 74%, सेलिंग इन पी 49%, चिकपी का भी सेलिंग परसेंट कितना रहता है 49%, और जो ग्राउंडनट है उसका सेलिंग परसेंट रहेगा 70%। तो अदर भी सब याद कर सकते हैं किसमें कितना मिलिंग परसेंट रहता है, सेलिंग परसेंट क्या रहता है, वो हम सब यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, रिसिनस कम्युनिस एक है, रिसिनस कम्युनिस इज ए, रिसिनस कम्युनिस क्या है। तो हम देखते हैं रिसिनस कम्युनिस का जो नॉर्मल नेम होता है, सामान्य नाम, वो क्या है, अरंडी, केस्टर, केस्टर का बोटनिकल नेम है रिसिनस कम्युनिस। हम देखते हैं कि जो रिसिनस कम्युनिस है अपनी केस्टर, उसकी फैमिली क्या होती है, तो उसके इस पर हम देखते हैं हम डिटेल से। तो इसकी फैमिली यूफोरबिएसी है, ये एक ऑयल सीड क्रॉप है, ये नॉन एडिबल ऑयल होता है इसका, और इसका जो यूज है वो औषधि के रूप में होता है। और हम देखते हैं कि जो अपना रिसिनस कम्युनिस है उसका फ्रूट टाइप क्या होता है, तो इसका जो फ्रूट टाइप है वो कैप्सूल टाइप का होता है, और इन्फ्लोरेसेंस है इसका रेसिन। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है कि ये झाड़ी होती है, श्रब होती है, या हर्ब होती है, या ट्री होती है, या फिर क्लेडोड होती है। तो रिसिनस कम्युनिस जो है वो एक श्रब है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, श्रब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट फर्मनेस इज मेजर्ड बाय, फलों की दृढ़ता किसके द्वारा मापी जाती है। जो फ्रूट में फर्मनेस होती है वो किसके द्वारा मेजर की जाती है, एनीमोमीटर, टेंट्रोमीटर, रिफ्रेक्टोमीटर या फिर पेनेट्रोमीटर। तो हमारा जो एनीमोमीटर है वो क्या करता है, विंड की जो वेलोसिटी, वायु की जो गति है उसको मापने का काम करता है। टेंट्रोमीटर जो है मटर की परिपक्वता, जो हमारा पी है उसकी मेच्योरिटी को मेजर करता है। रिफ्रेक्टोमीटर जो है टीएसएस को, टोटल सोल्यूबल सॉलिड को मेजर करने का काम करता है। और जो हमारा पेनेट्रोमीटर है ये मापता है फ्रूट फर्मनेस को, फलों की दृढ़ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, पेनेट्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फास्फेटिक फर्टिलाइजर सोल्यूबल इन सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक है। कौन सा, ये जो हमारा जो फास्फेटिक उर्वरक है ये 3 टाइप के होते हैं, जल में घुलनशील, सिट्रिक एसिड में घुलनशील और दोनों में अघुलनशील, मतलब दोनों में ही इनसोल्युबल होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें मोनोकैल्शियम फास्फेट, ट्राइकैल्शियम फास्फेट, डाइकैल्शियम फास्फेट या फिर सिंगल सुपर फास्फेट। तो इसमें हमारे देखते हैं कि जो हमारा मोनोकैल्शियम फास्फेट है वो वाटर घुलनशील है। इसके अलावा जल में घुलनशील कौन कौन से, अपना सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, मोनोकैल्शियम फास्फेट हो गया, अमोनियम फास्फेट हो गया, ये सभी जल में घुलनशील है। फिर हमारा जो ट्राई कैल्शियम फास्फेट है ये दोनों में ही इनसोल्युबल होता है, ना ये जल में घुलनशील होता है ना ये साइट्रिक एसिड में सोल्युबल होता है, ये दोनों में ही इनसोल्युबल होता है। और जो हमारा डाई कैल्शियम फास्फेट है वो है साइट्रिक एसिड में घुलनशील। इसके अलावा जो हमारा बेसिक स्लेग होता है वो भी साइट्रिक एसिड में घुलनशील होता है, और सिंगल सुपर फास्फेट अपना जल में घुलनशील। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, डाइकैल्शियम फास्फेट, ये साइट्रिक एसिड में सोल्युबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड। जो वर्ल्ड फूड डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 23 दिसंबर, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर या फिर 5 दिसंबर। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा 23 दिसंबर, उस दिन हम नेशनल फार्मर्स डे मनाते हैं। ये हमारे जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है नेशनल फार्मर्स डे। 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे के रूप में। और जो 5 दिसंबर है इसे विश्व मदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर। इसके अलावा हमारा एक और डे होता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है अपना 7 जून को, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ शीप टेल इज कार्ड, भेड़ की पूंछ काटना कहलाता है कलिंग, सियरिंग, फ्लसिंग, डोकिंग। हम देखते हैं कलिंग तो क्या होता है
कि जो हमारे खराब पशु है या अनप्रोडक्टिव पशु उनको समूह से अलग करना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग होता है कि जो हमारी सीप होती है, भेड़ होती है, उसका पूरी तरह से ऊन हटाना, उसकी बॉडी से ऊन हटाना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। फ्लशिंग क्या होता है कि जो हमारी प्रेग्नेंट भेड़ रहती है, उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एक्स्ट्रा डाइट दी जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लशिंग अप। और डोकिंग क्या होता है? भेड़ की पूंछ को काटना, सीप की जो टेल है उसको रिमूव करना क्या कहलाता है? डोकिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 डोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिंट कॉर्न इज कॉमनली ग्रो इन इंडिया एंड इज आल्सो नोन अस। जो फ्लिंट कॉर्न है वो आमतौर पर कहाँ उगाया जाता है? भारत में उगाया जाता है और इसे किस नाम से जाना भी जाता है? जियामेच वैरायटी इंडोराटा, जियामेच वैरायटी इंडेंटाटा, जियामेच वैरायटी इवर्टा या जियामेच वैरायटी सेकेराटा। तो जो हमारी फ्लिंट कॉर्न है वो इंडिया में उगाई जाती है और इसे जियामेच वैरायटी इंडोराटा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब देखते हैं और हमारी जो कॉर्न है उनके क्या क्या नाम है। फ्लिंट कॉर्न, जियामेस इंडुराटा। डेंट कॉर्न जो यूएसए में उगाई जाती है मेनली, जियामेस इंडेंटाटा। पॉपकॉर्न, जियामेस इवर्टा। स्वीट कॉर्न, जियामेस सेकेराटा। पोर्ट कॉर्न, जियामेस ट्यूनिकाटा। फ्लोर में जियामेस एमाइलेशिया और वेक्सिकॉर्न, जियामेस सेराटिना। नेक्स्ट बात करते हैं, शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज, लेक्टोज, माल्टोज या ग्लूकोज। तो हमारी जो दूध की शुगर है वो कौन सी है? लेक्टोज। लेक्टोज जो है वो दूध में पाया जाता है। हम देखते हैं कि जो फ्रक्टोज है वो किसमें पाई जाती है? फ्रूट में पाई जाती है। माल्टोज हमारी जो जो बार्ले होती है उसमें पाई जाती है और ग्लूकोज हमारी जो होती है ग्रेप्स में पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि जो इसमें जो हमारी शुगर है वो 3 टाइप की होती है, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में आती है अपनी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड में आती है सुक्रोज, लेक्टोज और माल्टोज और पॉलीसेकेराइड में आती है सेलुलोज और स्टार्च। तो इसका राइट आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन, लेक्टोज जो दूध की शक्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज रॉन्ग फॉर आइडियोटाइप। आइडियोटाइप के लिए कौन सा गलत है? तो फिर हम देखते हैं कि आइडियोटाइप को प्रपोज किसने किया? तो आइडियोटाइप जो है उसको प्रपोज किया था डोनाल्ड ने 1968 में। इसमें हम देखते हैं इसमें गलत कौन सा है। तो राइस के लिए जेनिंग्स इन 1964, मेज, मार्क एंड पियर्स 1975, फिर डोनाल्ड इन 1968 और सोरगम बोरा सेरानो ने दिया था। तो हम देखते हैं जो राइस के लिए जेनिंग्स ने दिया था 1960 में, बिल्कुल सही है। मेज के लिए भी मार्क और पियर्स ने 1975 में दिया था, ये भी सही है। और व्हीट के लिए डोनाल्ड ने दिया था 1968 में, ये भी सही है। तो इसमें रॉन्ग कौन सा है? सोरगम बोरा सेरानो। जो बोरा सेरानो ने सोरगम में नहीं, उन्होंने सोयाबीन में दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 4 सोरगम बोरा सेरानो, क्योंकि जो बोरा सेरानो ने आइडियोटाइप दिया था अपना सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्टर्ड वेराइटी रेजिस्टेंट टू ओरोबंकी। सरसों की किस्म ओरोबंकी के लिए प्रतिरोधी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओरोबंकी क्या है। तो ओरोबंकी एक टोटल रूट पैरासाइट है। ये क्या करता है कि जो अपनी सोलेनेसी फैमिली है और क्रूसिफेरी फैमिली है उनमें क्या करता है? अटैक करता है, उनमें लगता है ये मेनली। और ये क्या करता है? टोटल रूट पैरासाइट है। अब हम देखते हैं जो वेराइटी हमें दी गई है दुर्गामणि, इसमें कौन सी वेराइटी है जो रेजिस्टेंट है? दुर्गामणि, पूसा बोल्ट, RS30, DMH11। तो हमारी जो DMH11 है वो क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी है और ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटी है। RS30 एक लेट वेराइटी है सरसों की। और जो हमारी पूसा बोल्ट है इसमें क्या होता है? इसके जो सीड होते हैं वो बोल्ड होते हैं, बड़े साइज के बीज होते हैं पूसा बोल्ट के। और जो हमारी दुर्गामणि वेराइटी है वो ओरोबंकी के लिए रजिस्टर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 दुर्गामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट टू द मेन क्रॉप आर कार्ड। मुख्य फसल को सहारा और पोषण प्रदान करने वाली फसलें कहलाती हैं। केज क्रॉप, नर्स क्रॉप, आर्गुमेंट क्रॉप या फिर स्मूदर क्रॉप। तो हम देखते हैं सबसे पहले केज क्रॉप। केज क्रॉप क्या होती है कि जैसे हमारी कोई फसल हमने लगाई है और वो क्या होती है कुछ टाइम बाद खराब हो जाती है, तो हम जो टाइम बचा हुआ है उसको यूज करने के लिए क्या करते हैं, कोई शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप लगा देते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? केज क्रॉप बोलते हैं। या फिर जैसे हमारी रबी और खरीफ खरीफ के बाद में जायद के बाद में अगर कोई टाइम जायद की टाइम हमने कोई क्रॉप लगा दी शॉर्ट ड्यूरेशन वाली, तो वो भी क्या कहलाएगी? अपनी केज क्रॉप कहलाएगी। केज क्रॉप में अपनी कौन कौन सी आ सकती है? उड़द मूंग आ सकती है, अपनी मोट आ सकती है, मूली जो है वो केज क्रॉप के रूप में लगाई जाती है।
नर्स क्रॉप क्या होती है? ये मुख्य फसल को सहारा देती है या पोषण प्रदान करती है। मतलब ये फसलें क्या करती है, एक दूसरे की केयर करती है, तो अपन क्या कहलाती है, ये नर्स क्रॉप कहलाती है। नर्स क्रॉप का हम एग्जाम्पल देखें तो मेज और पी, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को पीठ की जैसे लटाए होती है तो उनको चढ़ने के लिए मेज क्या करती है, सहारा देती है। इसको क्या बोलते हैं, नर्स क्रॉप। आगमेंट क्रॉप क्या होती है कि ये क्या करती है, जब हम किसी मेन क्रॉप के साथ अगर अपन सहायक क्रॉप के रूप में इसको लगा देती है, क्या करती है, मेन क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, बरसीम में अगर हम सरसों लगा देते हैं तो वो क्या करेगा कि सरसों जो है वो बरसीम का जो चारा है उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। मतलब सरसों से कोई प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन चारे को, बरसीम के चारे को बढ़ा देगा, तो ये क्या रहेगा, आर्ग्यूमेंट क्रॉप रहेगी। स्मूदर क्रॉप क्या होती है, ऐसी फसलें जो मतलब तेजी से फैलती है और मतलब क्या करती है, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और फैलती है बहुत ज्यादा स्थान पे। ये करती है अपने नीचे किसी भी क्रॉप को उगने नहीं देती है। मतलब कोई भी प्लांट है या क्रॉप है उसके नीचे नहीं उगने देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्मूदर क्रॉप बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, नर्स क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोरकास्टिंग यूज फॉर क्रॉपिंग पैटर्न, फसल पैटर्न के लिए किस पूर्वानुमान का उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो मौसम का पूर्वानुमान है ये 3 टाइप के होते हैं, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग और लॉन्ग रेंज। यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मीडियम रेंज लिखा हुआ आएगा। तो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। और जो मौसम का पूर्वानुमान की विधियां है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, सिनोप्टिक मेथड और स्टेटिस्टिकल मेथड। तो हमारी जो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग है ये क्या होती है, इसमें जो मौसम का पूर्वानुमान होता है 12 घंटे से 3 दिन तक का रहता है। इसमें दिन में 2 बार जारी किया जाता है ये। और ये किसके लिए, जो अपने लोकल वेदर सेंटर होते हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च मतलब जारी किया जाता है। और ये किसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे अपनी इंटरनल ऑपरेशन, जैसे अपन इरिगेशन वगैरह कर रहे हैं या वीटिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा रहता है। जैसे इरिगेशन देना है तो हमें इसे पता चल जाएगा कि हमें बारिश होने वाली है तो हम उसका इरिगेशन नहीं देंगे, अगर बारिश नहीं होने वाली तो हम इरिगेशन दे देते हैं, उसके लिए फायदा रहता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग रहता है वो मेराइन एक्टिविटी के लिए, जो मछुआरे वगैरह रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होती है। इससे उन्हें पता चल जाता है, जैसे वो समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जा रहे हैं तो उन्हें पता चला सुनामी कब आने का, सुनामी आने वाली है तो उसमें नहीं जाते हैं। तो मेराइन एक्टिविटी के लिए शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है मीडियम रेंज फोरकास्टिंग। जो मीडियम रेंज फोरकास्टिंग रहता है ये 3 से 10 दिन के लिए होता है। इस फोरकास्टिंग सेंटर नोएडा यूपी द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये क्या रहता है, वीक में 2 बार इसको जारी किया जाता है। और ये खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हमारे जो फसल पैटर्न को डिसाइड करने के लिए खेती के लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहता है, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। और जो लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग रहता है ये क्या रहता है, 5 से 6 महीने के लिए, मतलब पूरे एक सीजन के लिए, पूरे एक ऋतु के लिए रहता है ये मौसम विभाग, जो अपना भारतीय मौसम विभाग भवन नई दिल्ली द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसके द्वारा हम पूरा सीजन का डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी क्रॉप लगानी, बारिश ज्यादा होने वाली है या कम होने वाली, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें बारिश कम होगी तो हम सूखा सहनशील फसल लगा सकते हैं, या बारिश अच्छी होने वाली तो हम राइस वगैरह लगा सकते हैं इसमें। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। और जो स्टेटिस्टिकल मेथड है ये मौसम पूर्वानुमान की विधियां है, सिनोप्टिक और स्टेटिस्टिकल। जो सिनोप्टिक होती है इसमें जो आंकड़े रहते हैं वो अनुमान के आधार पर इसमें दिया जाता है, अनुमान लगा लिया जाता है कि हाँ बारिश इतनी हो सकती है किसी चीज को देख के, उसके आधार पर रहती है। और जो स्टेटिस्टिकल रहती है इसमें क्या रहता है कि आंकड़ों के आधार पर, जो स्टैटिक आंकड़े होते हैं, अनुमान रहता है, उन सभी के आधार पर इसमें डेटा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, क्योंकि जो फसलों के लिए सबसे बेस्ट है वो कौन सा है, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड, जो गुलाबी क्रांति है वो किससे संबंधित है, प्राण से, पोटैटो से, फूड प्रोसेसिंग से या ऑयल सीड से। तो जो हमारी पिंक रिवॉल्यूशन है वो रिलेटेड है प्राण और ओनियन से। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। पोटैटो है वो राउंड रिवॉल्यूशन है इसके लिए। फूड प्रोसेसिंग के लिए हमारी ब्राउन रिवॉल्यूशन है। और ऑयल सीड जो है वो किससे है, येलो रिवॉल्यूशन। इसके अलावा हम और रिवॉल्यूशन देखें तो जैसे हमारी ब्लू रिवॉल्यूशन होती है फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड, रेड रिवॉल्यूशन टोमेटो और मीट से, और जो हमारी सिल्वर रिवॉल्यूशन होती है एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन से रहती है। ऐसे करके और भी हमारी रिवॉल्यूशन है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, प्राण और ओनियन जो है पिंक रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क इज, जो मिल्क है, दूध है, उसकी जो अपेक्षिक घनत्व होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी
होती है 1.028 से 1.032, 1.028 से 1.030, 1.030 से 1.032 या ऑल ऑफ दीज। तो हम देखते हैं कि जो हमारा इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या है 1.028 से 1.032। अब देखते हैं कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन है 1.028 से 1.03, तो अगर हमें स्पेशली अगर केटल का पूछते हैं तो उसका राइट आंसर ये रहेगा, और अगर बफेलो के लिए पूछते हैं तो 1.030 से 1.032, और नॉर्मल अगर पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन राइस डेपोक सीडलिंग आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग। धान में डेपोक विधि से पौध रोपाई के लिए कितने दिन में तैयार हो जाते हैं। अगर हम डेपोक विधि से अगर ट्रांसप्लांटिंग के लिए राइस को लगाते हैं तो कितने दिन में तैयार हो जाती है, 6 से 10 दिन, 11 से 14 दिन, 15 से 19 दिन या 20 से 24 दिन। तो हमारी जो सीडलिंग है वो डेपोक विधि में सबसे जल्दी रेडी होती है, 11 से 14 दिन में रेडी हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन बी। और अदर मेथड नॉर्मल मेथड से हम देखें तो 21 से 28 दिन में सीडलिंग रेडी रहती है। अब हम देखते हैं कि डेपोक मेथड जो है हमारी, इसको डेवलप किसने किया था। हेनरी डी लॉरे ने इसको डेवलप किया था। ये डेवलप हुई थी IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस से। ये फास्टेस्ट मेथड है। और हम देखते हैं कि डेपोक मेथड जो है इसमें सीड रेट कितनी रखी जाती है, तो इसमें जो सीड रेट रखी जाती है अगर हम पर मीटर स्क्वायर देखें तो 3 to 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये हेक्टेयर में हम बात करें तो 75 to 90 kg पर हेक्टेयर इसमें सीड रेट आवश्यक होती है। डेपोक विधि में हम फर्श पर या किसी कालीन पर क्या कर सकते हैं, सीडलिंग को तैयार कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर एनालिसिस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। पौधों के पोषक तत्वों के विश्लेषण के लिए कौन सा कथन गलत है। केजडल मेथड रिलेटेड है नाइट्रोजन से, डोमस मेथड रिलेटेड पोटास से, ब्रेस नंबर मेथड फास्फोरस से, और ऑल्सन मेथड रिलेटेड फास्फोरस से। तो जो केजहल्ड मेथड है वो नाइट्रोजन से रिलेटेड है। ये जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं, कार्बनिक पदार्थ है, उनमें क्या कहते हैं नाइट्रोजन और प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। तो ये तो हमारा सही हो गया। ड्यूमोस मेथड जो है वो हमारे रिलेटेड है नाइट्रोजन से, ये नाइट्रोजन का डिटेक्शन करती है, न कि पोटास का। और ब्रेस नंबर 1 मेथड है वो रिलेटेड है अपनी फास्फोरस से। एसिडिक सॉइल में जो हम फास्फोरस का डिटेक्शन करते हैं वो ब्रेस नंबर 1 से किया जाता है। और ऑल्सन मेथड भी रिलेटेड है फास्फोरस से, लेकिन ऑल्सन मेथड का यूज किया जाता है बेसिक सॉइल में। तो हमको इसमें रोंग पूछा है तो रोंग अपना कौन सा है, ड्यूमोस मेथड, क्योंकि ड्यूमोस मेथड नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए यूज की जाती है। तो हम देखते हैं कि जो पोटास है उसके लिए ड्यूमोस मेथड यूज नहीं हो रही, क्योंकि ड्यूमोस मेथड नाइट्रोजन के लिए यूज होता है। पोटास के डिटेक्शन के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है, तो पोटास के डिटेक्शन के लिए हमारा जो फ्लेम फोटोमीटर है उसका यूज किया जाता है। फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, पोटास का डिटेक्शन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सेकेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।